गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और आप तैयार हैं NCERT सार बैच की क्लास के साथ, जहां पर आज हम लोग भारत में यूरोपियों का प्रवेश वाला जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करके देखते हैं कहां तक जा पाते हैं। आज वैसे यह क्लास आपकी 1.5 घंटे की रहेगी, 1.5 आवर की ही रहेगी, 2 घंटे की नहीं रहेगी, क्योंकि कल एक मैराथन भी लेना है तो उसके लिए कुछ समय निकालना था, तो कुछ कटौती क्लास के अंदर की गई है। आज दूसरी क्लासेस नहीं थी तो मौका निकाल करके उस मैराथन से भी आप लोग जुड़ेंगे अगर जुड़ना चाहें तो पार्ट 2 होगा भारत में यूरोपियों का प्रवेश। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है क्योंकि समूचे जो ब्रिटिश विस्तार है उसको यहीं पर समझा दिया गया है, इसलिए यह चैप्टर लेंदी हो जाता है। अगर खुद से समझेंगे तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगभग देखा जाए तो जो हम लोग एडवांस लेवल पर 5 चैप्टर पढ़ते हैं, 5 चैप्टर पढ़ते हैं, उसको अकेले यहीं पर लगा दिया गया है। मतलब एक साथ ही सबको ले लिया गया है संक्षेप में, लेकिन बातें चूंकि सब लिख दी गई है इसलिए पढ़ना तो हमें सब कुछ पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए आप कोताही नहीं कर सकते, यानी ये नहीं कह सकते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है या यह इम्पोर्टेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्रणाम सभी बच्चों को, और सभी बच्चों को वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं। तो मैं देखता हूँ कि सभी बच्चे जुड़ चुके हैं जो जुड़ रहे हैं। और नीलाक्षी, चलिए स्वागत है। तो यहाँ पर बात हो रही थी, जो कल की हम लोगों ने बात करी थी वो बात हुई थी किस बात को लेकर के? आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है और वीडियो भी आपको मिल रहा होगा, अपेक्षा रखता हूँ। चूँकि आज थोड़ा छुट्टी का दिन होता है तो यहाँ पर तो बात हो रही थी यहाँ पर ब्रिटिशों के विस्तार की, और दक्षिण भारत में ब्रिटिशों का विस्तार किस प्रकार से होता है उसको देखने की कोशिश की जा रही है कि दक्षिण भारत में ब्रिटिशों का विस्तार किस प्रकार से हुआ है और किस प्रकार से यहाँ पर खास करके फ्रांसीसी कंपनी के साथ एक विवाद होता है, एक मतलब युद्ध सा होता है। अगर हम मैप के ऊपर देखें तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको, और वैसे भी आपको मैप ये आपको मिल जाएगा, जो आपका एटलस वाला बुक है उसमें यूरोप का मैप आपको मिल जाएगा। तो यूरोप के मैप को देखेंगे तो आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएगा कि यूरोप में कौन कौन से देश हैं। जैसे हमने पुर्तगाल की बात की, हमने स्पेन की बात की, हमने फ्रांस की बात की, हमने ब्रिटेन की बात की, फिर हम देखते हैं नॉर्वे ऊपर में है, यहाँ पर एक डेन कंपनी भी आ जाती है, और ये छोटा सा देश आपका नीदरलैंड है, जिसको अभी पहले हम हॉलैंड कहते थे, जहाँ से डच आता है। डच हॉलैंड या नीदरलैंड से आया है। ठीक उसके नीचे आप बेल्जियम देखेंगे, लेकिन बेल्जियम से तो कोई देश आया नहीं, कोई कंपनी नहीं आई। ये आपका फ्रांस है। देखिए, देखने का मैप क्या होता है कि चूंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं उसमें भी आपको मैप की ज़रूरत होती है, ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो मैप की ज़रूरत होती है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जर्मनी है, और उसके नीचे आपका ये जो लंबा सा भाग निकला हुआ है ये आपका इटली का हो जाता है, इटली। ठीक है, यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद आपको यूनान मिल जाएगा, फिर पोलैंड होगा, बेलारूस है, फिनलैंड है, रूस है, और ये यूक्रेन। अभी आप देखेंगे कि युद्ध जो हो रहा है वो असल में इन क्षेत्रों को लेकर के हो रहा है, यानी यूक्रेन में रूस के द्वारा आक्रमण किया गया है, ऐसा हम मानते हैं। तो ये अभी करंट में आप पढ़ते होंगे। जब इतिहास में जाते हैं तो अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रांस और ब्रिटेन के बारे में। इसलिए यहाँ पर हमें देखना होगा कि ब्रिटेन और फ्रांस एक तरह से पड़ोसी देश है, और पड़ोसी देश को एक चैनल डिवाइड करता है जिसको हम इंग्लिश चैनल कहते हैं। ये दोनों देश कहाँ हैं? अटलांटिक महासागर में। आप नीचे अगर चलते हैं, यहाँ पर तो वैसे नहीं है, यहाँ से आप देखेंगे तो एक पास निकलता है जो भूमध्य सागर की तरफ आता है। तो ये सब चीज़ आप देख के रखेंगे, जब वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा रहा होगा तो वहाँ पर भी ऐसे मैप को समझने में आपको सहूलियत हो जाएगी। फिलहाल तो आप बहुत अधिक दिमाग मत लगाइए, सिर्फ लगाइए यूके के बारे में और फ्रांस के बारे में, कि इस दोनों की चर्चा अभी होनी है। तो थोड़ी सी चर्चा फ्रांसीसी कंपनी की करते हैं और देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी असल में जब भारत के वेस्ट में थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों रखा? ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए रखा क्योंकि वेस्ट में कंपनी है उसके नाम पर नहीं रखा गया है, ईस्ट के साथ वह व्यापार कर रहा है। वह वेस्ट में है तो व्यापार कहाँ करेगा? ईस्ट में करेगा। तो इसलिए इस ईस्ट इंडिया कंपनी रखी है। कोई मतलब नाजायज तो नहीं किया है ना? आपसे पूछ लेना चाहिए था।
अगर वहां पर वेस्ट में है तो वो अपना नाम क्यों लिखेगा? क्योंकि ईस्ट के साथ व्यापार करना है, पूर्वी विश्व के साथ व्यापार करना है, इसलिए उसने नाम अपना ईस्ट इंडिया कंपनी रख लिया। जो समझना चाहिए, जो प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ये 18वीं सदी का भारत है और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर आपका है भारत में यूरोपीय कंपनी का प्रवेश और ब्रिटिशों की विजय। ये चैप्टर अपना चल रहा है। यहां अगर देखें, मैं लिख देता हूं, भारत में यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश अगर देखें, यहां पर एक फ्रांसीसी कंपनी है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यह कब स्थापित होती है? यह होती है 1664 ईस्वी में स्थापित होती है और यह एक तरह से, एक प्रकार से सरकार के सहयोग से, सरकार के सहयोग से यह कंपनी स्थापित हुई थी। सहयोग से यह कंपनी स्थापित हुई थी। यह कंपनी किसके सहयोग से स्थापित हुई है? सरकार के सहयोग से स्थापित हुई थी। पहली जो कंपनी है, जैसे ब्रिटिश कंपनी आदि को हम देखते हैं, तो सरकार ने सपोर्ट तो किया स्थापित करने में, लेकिन सरकार कंपनी नहीं बनाती है। कोई भी देश जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, वहां पर सरकार व्यवसाय नहीं चलाती, सरकार सिर्फ प्रशासन को देखती है। जैसे आप अमेरिका को देखें, जैसे आप ब्रिटेन को देखें, या अन्य सभी पूंजीवादी देशों को देखें, चाइना, उत्तर कोरिया आदि को छोड़ दिया जाए, तो सरकार बिजनेस नहीं करती है। सरकार क्या चलाती है? प्रशासन चलाती है, देश को मैनेज करती है। भारत में देखेंगे तो स्थिति आपको उल्टी नजर आएगी। भारत में सरकार भी बिजनेस चलाती है और देश भी चलाती है। जैसे यहाँ पर आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जिसको कहते हैं, वह सरकार के नियंत्रण में होता है। तो सरकार, भारत की एक विशेष स्थिति है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, जहां पर कि प्राइवेट सेक्टर भी मजबूत है, सरकारी सेक्टर भी मजबूत है। लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। जैसे ब्रिटेन में आप देखेंगे तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर ही हावी है, सरकारी सेक्टर बहुत कम हावी है। इसी तरह से यहां देखेंगे फ्रांस में उस काल में कि जो कंपनी स्थापित हुई वह सरकार के सहयोग से हुई, यानी उसके द्वारा यहां पर पूंजी दी गई, ना कि प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा, जैसा कि ब्रिटेन में दिया गया था। एक प्रकार से यह सरकार की कंपनी बन जाती है। ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें डायरेक्टर्स की नियुक्ति भी इस कंपनी की पूंजी भी सरकार के द्वारा दी गई थी, सरकार के द्वारा दी गई थी तथा इसके कार्य संचालन पर भी सरकार का ही नियंत्रण था, तथा इसके कार्य संचालन पर भी सरकार का ही नियंत्रण था। चूंकि सरकारी तंत्र, चूंकि तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अतः कंपनी का कार्य संचालन भी बहुत प्रभावी नहीं था। भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अतः कंपनी का कार्य संचालन भी क्या होगा? संचालन भी बहुत प्रभावी नहीं था, कार्य संचालन भी बहुत प्रभावी नहीं था। ये माने क्या हुआ? 1664 में कंपनी स्थापित होती है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक प्रकार से सरकार के सहयोग से यह कंपनी स्थापित हुई थी।
इस कंपनी की पूंजी भी सरकार के द्वारा दी गई थी तथा इसके कार्य संचालन पर भी सरकार का ही नियंत्रण था। चूंकि तत्कालीन फ्रांसीसी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, अतः कंपनी का कार्य संचालन भी बहुत प्रभावी नहीं था। अगर सरकार ही भ्रष्ट होगी तो स्वाभाविक है कि उसके अधीन काम करने वाली संस्थाएं भी भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए ऊपरी स्तर पर ऑफिसर्स हो या सरकारी अधिकारी हो या कोई भी है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनको भ्रष्टाचार मुक्त होना बहुत जरूरी है। निचले स्तर पर भ्रष्टाचार तभी आता है जब ऊपरी स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। निचले स्तर के ऑफिसर को इतना पावर नहीं है या कर्मचारी को इतना पावर नहीं है कि वह ऊपर के अधिकारियों के आदेश को बाईपास कर सके। तो जब भी ऊपर के स्तर पर भ्रष्टाचार होगा, निचले स्तर पर भी भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से दिखेगा। चूंकि फ्रांसीसी सरकार उसमें लुई 16वें का शासन था, लुई 14वें ने इसको स्थापित किया, लेकिन आगे चल करके देखते हैं वहाँ लुई नाम का एक शासन हुआ करता था फ्रांस में। तो लुई 14वां है, वो तो योग्य शासक थे, लेकिन 15वां, 16वां, 17वां, 18वां सभी शासक बड़े ही अयोग्य थे, विलासतापूर्ण जीवन जीते थे। इसी क्रम में देखते हैं कि यह कंपनी स्थापित तो हुई लेकिन बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहती है, बहुत अधिक पावरफुल नहीं बन पाती है। ठीक है नीलाक्षी वर्मा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो नहीं क्या कर रहे हैं, वॉइस दो बार आ रही है, यहाँ से कोई दिक्कत है ही नहीं तो यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए। और भी कोई बच्चे बता सकते हैं कोई दिक्कत आ रही हो वॉइस वगैरह में, वॉइस वगैरह में कोई यहाँ से दिक्कत हो तो बताएंगे, क्योंकि यहाँ से मेरे विचार से कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जो सिस्टम बताता है वह बताता है कि कोई यहाँ से प्रॉब्लम नहीं है। एक बार अपने सिस्टम को देख लीजिए, यहाँ से वॉइस क्लियर आ रही है दिवाकर जी, तो अपने सिस्टम को देख लीजिए। यहां से अगर प्रॉब्लम होगी ना तो सबको होगी, एक बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं होगी। ठीक है, चूंकि हाँ ऑल क्लियर है, मंदाकिनी ने कहा ऑल क्लियर है, इसका मतलब है कि बच्चे आपके ही यहां पर प्रॉब्लम होगी, यहां से प्रॉब्लम नहीं है। यहां से प्रॉब्लम होगी तो मुझे संकेत मिल जाता है, ऑफिस मतलब जो भी इस क्लास को वॉच कर रहे हैं वो फिर बता देंगे। मैं तो यहाँ क्लास ले रहा हूँ लेकिन जो वॉच कर रहे हैं वो मुझे बता देंगे कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अतः कंपनी का कार्य संचालन भी बहुत प्रभावी नहीं था। चूंकि फ्रांस तथा ब्रिटेन यूरोप में आपसी प्रतिद्वंद्विता में उलझे रहते थे, आपसी प्रतिद्वंद्विता में उलझे रहते थे, प्रतिद्वंद्विता में उलझे रहते थे, अतः इस तनाव का असर फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश, इस तनाव का असर इन कंपनियों पर भी पड़ता था, इन कंपनियों पर भी पड़ता था। और जहां ये होते थे पड़ता था, जहां भी ये कंपनियां होती थी, होती थी आपस में युद्ध में उलझ जाती थी, युद्ध में उलझ जाती थी, आपस में युद्ध में उलझ जाती थी। अब क्या है, चूंकि फ्रांस तथा ब्रिटेन यूरोप में आपसी प्रतिद्वंद्विता में उलझे रहते थे, अतः इस तनाव का असर इन कंपनियों पर भी पड़ता था। जहां भी ये कंपनियां होती थी बाहर आपस में युद्ध में उलझ जाती थी। अगर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में कोई युद्ध होता है, कोई तनाव होता है, ये कंपनियां आपस में उलझ जाती थी। ऐसे ही जैसे हमने देखा कि घर में झगड़ा हो रहा है तो दूसरे बच्चे भी उसमें झगड़े में उलझ जाते हैं, जबकि जरूरी नहीं है कि सभी को उलझना चाहिए। आपको मैंने कल बताया था, आज मैप आपके पास स्पष्ट है कि मान लो कि ये फ्रांस है, एक फ्रांस है और एक ब्रिटेन है, ये आप देख चुके हैं। मुझे लगता है कि अब तो आप कभी भी चाहेंगे फ्रांस और ब्रिटेन को ढूंढ निकालेंगे। मैप हमारे दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि यह तो डिजिटल बोर्ड है, तब तो मैं आपको मैप दिखा पा रहा हूँ, लेकिन ऑफलाइन क्लास होता फिर कैसे देख पाते, वह तो आपको अपने सामने ही देखना पड़ता। वहाँ तो अब तो खैर ऑफलाइन क्लास में भी डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ाया जाता है और उसके लिए प्रोजेक्टर लगा रहता है। चूँकि बच्चे अधिक होते हैं, 600-700 बच्चे एक साथ होते हैं, तो वहाँ पर भी अब इसी से पढ़ाया जाता है, यानी हाइब्रिड क्लास हो गया।
लेकिन आपको ये दिमाग में मैप एकदम छपना चाहिए। अब देखो ये फ्रांस है और ये ब्रिटेन है और ये समुद्र के रास्ते से कटा हुआ है। अब फ्रांस का प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर होगा क्योंकि ये यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है, यूरोप के विभिन्न देशों के साथ जुड़ा हुआ है और ये देश बड़ा भी है। फ्रांस कोई मामूली सा देश नहीं, फ्रांस तो बड़ा सा देश है। और यहाँ पर जो उत्पादन हो रहा है वो कहाँ बेचेगा, वो इस यूरोप में बेचने की कोशिश करेगा। अब ब्रिटेन क्या करे, ब्रिटेन के पास तो कोई देश ही नहीं, वो तो खुद ही अलग थलग पड़ा हुआ है। यूरोप का तो भाग है लेकिन यूरोपीय देश उससे कोई मिला हुआ नहीं है। इसलिए ब्रिटेन भी चाहेगा कि अपने सामान को पहले यूरोप में बेचे क्योंकि सबसे नजदीक यही है। और फिर अमेरिका भी ये ले जाता है। इसके पीछे का भाग जो है, नॉर्थ अटलांटिक सी के पीछे का भाग जो आपके मैप में नहीं है, तो वो कहाँ चला जाएगा, वह अमेरिका के पास होगा। अगर वो मैप देखें जो चमकने वाला मैप लगाया था, जैसे ये मैप था, अगर इससे आप आइडेंटिफाई करें वो इस यूरोप वाला में, जैसे यहाँ हम देखते हैं ब्रिटेन है और ये है आपका फ्रांस, तो फ्रांस तो अपना इस जगह माल बेच लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रिटेन करेगा, ब्रिटेन भी यहां पर आना चाहेगा और इसकी वजह से यहां पर फ्रांस से इसकी दुश्मनी होगी। मुख्य बात यही थी, केवल व्यापार की बात नहीं है बल्कि यूरोप पर अपना प्रभाव भी बढ़ाना है। कौन राजवंश सबसे मजबूत होगा, यह भी तो एक दबदबा बनता है। तो ब्रिटेन क्या करेगा, या तो फिर अमेरिका को बेचेगा, अमेरिका की तरफ जाएगा, या फिर यहां जाएगा, फिर या तो यहां जाएगा, फिर यहां से आगे बढ़ते हुए यहां आएगा, यहां आएगा। लेकिन ये यूरोप की एंट्री में इसको दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी चूंकि एक अच्छा प्रतिद्वंदी था, बहुत सारे व्यापारिक माल ब्रिटेन में आते थे, इसलिए यूरोप में ब्रिटेन की वस्तुओं की मांग बनी रहती थी और फ्रांस हमेशा इसको रोकना चाहता था। फ्रांस नहीं चाहता था कि ब्रिटेन शक्तिशाली हो, क्योंकि अगर ब्रिटेन शक्तिशाली होगा तो नुकसान फ्रांस का बनता है, जबकि फ्रांस अपना स्वाभाविक अधिकार यूरोप पर समझेगा। इस बात को लेकर के हमेशा, हमेशा का मतलब अभी भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन और फ्रांस हमेशा तनावग्रस्त ही रहता है। अभी थोड़े दिन पहले इंग्लिश चैनल में एक भारी तनाव हो गया था और कुछ ब्रिटिश जहाज को फ्रांसीसियों ने पकड़ लिया था। इंग्लिश चैनल पर तो दोनों का अधिकार है, नाम भले इंग्लिश चैनल है, क्योंकि जब समुद्री सीमा को देखते हैं तो उसकी एक निश्चित सीमा दोनों देशों के पास चली जाती है। अभी एक साल पहले बड़ा भारी तनाव हो गया था और लग रहा था कहीं युद्ध ना हो जाए, लेकिन युद्ध वगैरह तो खैर अब नहीं होता है, लेकिन ये तनाव हमेशा रहता था। और जहां ये तनाव होगा वहीं पर फिर ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी युद्ध में उलझ जाती है। क्या ये बातें स्पष्ट रूप से समझ पाए, ये बातें समझ पा रहे हैं? वर्ल्ड में पूरी तरह से कंप्लीट है, थोड़ी प्रॉब्लम है थी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें क्लियर है ना? अन्य बच्चों को भी पूछ रहे हैं जिनको क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि जब तक आप ये नहीं समझ पाते हैं, मैप जब तक नहीं समझ पाएंगे, तो ये लिखी हुई बातें आपको समझ में नहीं आएगी। चूंकि फ्रांस तथा ब्रिटेन यूरोप में आपसी प्रतिद्वंदता में उलझे रहते थे, अतः इस तनाव का असर इन कंपनियों पर भी पड़ता था। जहां भी ये कंपनियां होती थी आपस में युद्ध में उलझने लग जाती थी, युद्ध में फंस जाती थी। और इस समय क्या था, इस समय दक्षिण भारत में, इस कालखंड में, इस कालखंड में दक्षिणी भारत में दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी, दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी, दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी, दोनों देशों की कंपनियां यहां पर उपस्थित थी। क्या देखा हमने, इस कालखंड में दक्षिणी भारत में दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी और तथा आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रहे थे, आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रही थी। किसके लिए रही थी? व्यापार बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी ने क्या किया? इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी ने वहां की कुछ देसी रियासतों, वहां की कुछ देसी रियासतों में देसी रियासतों के
उत्तराधिकार संघर्ष में, देशी रियासतों के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास प्रारंभ किया था। एक बार शब्द को, भाषा को मिलाएंगे। इस कालखंड में दक्षिणी भारत में दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी तथा आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रही थी व्यापार बढ़ाने के लिए। इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी ने वहां की कुछ देशी रियासतों के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। प्रयास प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए होता क्या है कि कंपनी क्या करेगी, भारत से व्यापार करना चाहती है। अगर कंपनी भारत से व्यापार करना चाहती है तो व्यापार करने में दिक्कत क्या आ रही है? कुछ तो दिक्कत होती होगी। होती है क्या कि अगर हम व्यापार कर रहे हैं और अलग अलग देश की कंपनियां भी यहां पर मौजूद है तो फिर क्या दिक्कत आएगी? वस्तुओं की कमी हो जाएगी। हो सकता है कि जितना वस्तु है वह वस्तु ही कम पड़ जाए। अगर खरीदार अधिक हो जाएगा तो वस्तुओं की कमी पड़ेगी, नंबर 1। दूसरा क्या है कि वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी का थ्योरी कि मोर डिमांड लेस सप्लाई, वस्तु की कीमत महंगी हो जाएगी। दोनों हो सकता है। और कोई भी कंपनी अगर व्यापार कर रही है तो वह जब तक सस्ता वस्तु नहीं खरीदेगा, यानी सस्ती वस्तु नहीं खरीदेगी, तब तक उसे मुनाफा होगा नहीं। ये तीनों बातें आप इकोनॉमी भी आपने पढ़ा है तो इकोनॉमिक समझ के आधार पर ये तीनों बातें समझेगा। अगर कोई विदेशी कंपनी यहां से व्यापार कर रही है तो वह चाहेगी कि केवल मैं व्यापार करूं। क्यों? क्योंकि दूसरी प्रतिद्वंदी कंपनी फिर क्या करेगी? वस्तुओं के स्कार्सिटी को उत्पन्न कर देगा। अगर बहुत सारे लोग खरीदने पहुंच जाते हैं मार्केट में, वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो फिर महंगा मिलना शुरू होगा, और महंगा मिलेगा तो व्यापारिक मुनाफा गिर जाएगा। तो हर देश की कंपनी चाहती है कि हमें अधिक से अधिक व्यापारिक विशेषाधिकार मिले। इसलिए कंपनी किसी राजा से जाके मिलती है कि सर मुझे व्यापारिक अधिकार दीजिए। जैसे कि हमने उत्तर भारत में देखा था, ब्रिटिश कंपनी लगातार प्रयास कर रही है मुगलों से मिल करके कि हमें व्यापारिक विशेषाधिकार मिलना चाहिए, यही प्रयास कर रही है। तो यहां पर एक नया ही तिक्रम लगाया। पहले जब ब्रिटिश कंपनी या फ्रांसीसी कंपनी आई थी तो किसी भी राजा के दरबार में जाती थी तो राजा को भेंट, उपहार, सलाम, सिजदा, पावो सब कुछ करती थी ताकि उन्हें व्यापार करने का अधिकार मिल जाए। पैसा भी देती थी, सम्मान भी देती थी। लेकिन अब फ्रांसीसी कंपनी ने एक तिक्रम भिड़ाना शुरू किया। बोला कि अब भाई ये सहन नहीं होता कि हम देशी रियासतों के आगे घुटने टेक करके बैठे रहें। अब समय आ गया है कि देशी रियासतों पर हम नियंत्रण स्थापित करें। जैसा कि हमने ब्रिटिश कंपनी के संदर्भ में देखा था कि उसने हुगली में ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उसे पराजित कर दिया था। तो यहां पर उपाय इसका कारगर हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य हैं और उन छोटे राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहता है। उत्तराधिकार का संघर्ष मतलब क्या होता है कि घर में ही लड़ाई हो जाना, यानी एक ही गद्दी के दो दावेदार हो जाना। एक वैध होगा, एक अवैध होगा। जो अवैध होगा, जो जीत नहीं पा रहा है, वो क्या करेगा? किसी का संरक्षण प्राप्त कर लेगा। ब्रिटिश कंपनी का, फ्रांसीसी कंपनी को हेल्प ले लेगा, वो भाड़े पर सैनिक ले आएगा ताकि हम किसी तरह से जीत जाए और राजा बन जाए। और राजा बनेंगे तो जिसने सहयोग किया है उसको तो आपको बेनिफिट देना पड़ेगा। तो ये दिक्कत यहां पर खड़ी हो जाती है, खास करके दक्षिण भारत में। और यह प्रयास प्रारंभ करता है फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा, ऐसा प्रयास प्रारंभ होता है। अति परित्यक्त रूप क्या है? नहीं समझ पाए, रिंग को नहीं समझ पाए क्या लिख रहे हैं। परित्यक्त का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ पाए। ठीक है, आप बढ़िया से अगर लिखेंगे तो मैं समझ भी पाऊंगा, क्योंकि कभी कभी चैट देख पाता हूं, लेकिन अभी मैं चैट देखूंगा कि अभी जो मैंने बातें समझाई क्या वह आप समझ पाए या नहीं समझ पाए।
नीलाक्षी वर्मा, पहले आप लॉग आउट करिए जैसे भी करना हो, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ क्लियर है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर है, दोबारा एक बार देख लेंगे, क्योंकि फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर एक बच्चे के लिए रुकते हैं तो। आप मेरी भी मजबूरी समझ लीजिएगा, ठीक है। फिर से पूरा बताएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, 10-15 मिनट का क्लास फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार प्लीज़ बच्चे दोबारा देख लीजिएगा, जब रिपीट करेंगे तो देख लीजिएगा। मैप में कुछ मिलता ही नहीं, कहाँ से समझ में आए? तो नहीं आता है तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, आप इस कोर्स के लिए फिर बने नहीं। जो कोर्स मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ आवश्यक नहीं है कि ये आपके लिए उपयुक्त ही हो। वैसे तो ये बेसिक 12वीं क्लास को हम पढ़ा रहे हैं, जो स्कूल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके, कोई पीएचडी वाली बात कर ही नहीं रहे। ये सारा लाइन बाय लाइन आपके किताब में लिखा हुआ है, जो 12वीं क्लास की किताब है। और नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपकी मानसिकता उस रूप में नहीं बनी है। तो इसको बार बार पढ़िए, किताबों को पढ़िए, सामने रख करके पढ़िए, फिर क्लास की बातों को सुनिए, समझ में बात मैप समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि मैप की भी कई किताबें दी गई है। मैप यह समझना होता है कि जिस विश्व में हम हैं, भला वह विश्व दिखता कैसा है, भारत कहाँ है, दूसरे देश कहाँ हैं, यही मैप में खोजना होता है। रास्ता कैसा है, नदी कैसा है, पहाड़ कैसे है, यही बातें मैप में ढूंढना होता है। और ये बातें आपको नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि अभी आपकी मैच्योरिटी नहीं आई है, आप उसको थोड़ा मैच्योर हो जाइए। मैं आशा करता हूं कि यहां तक बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ठीक है, यहां हम क्या देखते हैं कि इस कालखंड में दक्षिणी भारत में दोनों देशों की कंपनियां उपस्थित थी तथा आपस में प्रतिस्पर्धा भी कर रही थी। व्यापार बढ़ाने के लिए इस दौरान फ्रांसीसी कंपनी ने वहां की कुछ देसी रियासतों के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप कर लाभ उठाने का प्रयास प्रारंभ किया। ये उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप क्या होता है? उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप क्या होता है, ये आपने समझा कि एक ही गद्दी के जब दो दावेदार हो जाते हैं, एक वैध एक अवैध, फिर यहां पर संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। और झगड़ा प्रारंभ हो जाता है तो जो कमजोर पड़ता है वह सहायता ले लेता है किसी से, वह नाजायज कभी देखता ही नहीं है। आप लोग भी कभी किसी से गुस्सा अगर होंगे ना, इसलिए एक कहानी बनाई गई है, एक कहावत कही गई है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। कभी आप महसूस करिएगा जब आप गुस्से में होते हैं, मान लो किसी से आप गुस्सा हो सकते हैं, तो आपको जो आपका दुश्मन है ना, अगर वो भी आपको थोड़ा अच्छी बात कह दे तो वह भी आपको अच्छा लगने लगता है। उस समय आप अच्छा बुरा कुछ नहीं जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यही स्थिति यहाँ पर, इसे पता ही नहीं चल रहा है कि अगर विदेशी कंपनी का हेल्प हम लेंगे उसको क्या दुष्परिणाम झेलना पड़ेगा। ना यहाँ के लोगों ने समझा, ना बंगाल के लोगों ने समझा। इस तरह से कंपनी विजित होती चली गई, कंपनी ने देश को जीत लिया। इस समय दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी? दक्षिण भारत के राज्य तथा फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी के हस्तक्षेप, ब्रिटिश कंपनी के हस्तक्षेप, यही है। मैंने क्या किया है कि थोड़ा सा इतिहास को इजी कर दिया है आपके लिए। मतलब जो किताबों में लिखी गई है वैसे तो मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अपने हिसाब से कहानी के तौर पर बता रहा हूं, ताकि आप इस कहानी को वह मान के चलें कि आपके गांव में ही 100 साल पहले हुआ था। ऐसी कहानी आपके आसपास ही घटित हुई थी, भले आप थोड़ा उत्तर रहते हैं, थोड़ा दक्षिण में रहा होगा, ऐसी कहानी हमें सुनने को मिलती है। अब देखिए, इसमें दक्षिण भारत के राज्य कौन थे तथा उसमें फ्रांसीसी एवं ब्रिटिश कंपनी के हस्तक्षेप कैसे होते हैं, जब इस कहानी को समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलने वाला एक थॉट क्लियर हो जाएगा कि कर्नाटका युद्ध क्या था। तो यहां पर दो राज्य थे, दक्षिण भारत के दो राज्य थे। राज्य कौन से थे? राज्य यहां पर दो हो जाएंगे, एक हैदराबाद हो जाएगा और एक पहला जो हो जाएगा वह हो जाएगा हैदराबाद, और दूसरा जो हो जाएगा वह होगा कर्नाटक। आपको मैंने पहले भी बताया है कि हैदराबाद की स्थिति वर्तमान हैदराबाद जैसी नहीं थी और कर्नाटक की स्थिति बिल्कुल भी नहीं थी कर्नाटक जैसा। मैप मैंने दिखाया था। और अगर वहां के मैप को और क्लियर देखना चाहें तो आप एक छोटा सा मैप और देख सकते हैं, ये वाला। ये मैप ठीक उसी समय का दिखाया जा रहा है जैसे किसी बच्चे ने चैट किया कि मुझे हिस्टोरिकल मैप लेना है, ऐतिहासिक मैप लेना है। तो आपके लिए ऐतिहासिक मैप जरूरत नहीं है, ऐतिहासिक मैप की जरूरत ही नहीं है।
ऐतिहासिक मैप मिलता है, हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि हमें ऑप्शनल को भी पढ़ाना होता है और ऑप्शनल लेवल पर हमें मैप के कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में। अब तो यूपीपीसीएस में नहीं है, तो वहां पर फिर हमें वैसे मैप की जरूरत होती है। लेकिन आप इंटरनेट वाले मैप से भी काम चला सकते हैं ऐतिहासिक मैप में, और जितना आपको शेयर किया जा रहा है वह भी काफी है। जैसे मैंने तत्कालीन समय के, जिस समय की बात कर रहा हूं, वहां के दक्षिणी राज्यों का मैंने मैप आपको रखा है। यह भारत का नक्शा है और भारत में दक्षिण का राज्य जो है उसकी चर्चा यहां पर हो रही है। जैसे आप देखेंगे कि ये वाला जो एरिया है, यहां से यहां तक अगर लेते हैं, यहां से यहां तक अगर जो भी एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एरिया आपको क्या है, निजाम का है, जिसको हम कहते हैं हैदराबाद। ठीक है, पहले ये भी एरिया हुआ करता था, ये भी एरिया हुआ करता था निजाम के अधीन ही, लेकिन अब ये जो एरिया है वह हमारा क्या कहलाता है, जिसमें तमिलनाडु वगैरह सब शामिल है, इसको हम कहते हैं कर्नाटक। लेकिन वर्तमान में कर्नाटक यहां नहीं है, वर्तमान में कर्नाटक यहां मैसूर में है, लेकिन उस समय इसको कर्नाटक कहा जाता था। तो जब इस मैप को देखेंगे तो हैदराबाद जब मैंने पढ़ाया था आपको, तो हैदराबाद पढ़ाने के दौरान मैंने आपको एक मैप दिखाया था, ये वाला मैप। देखो ये वाला मैप दिखाया था ना, और इसमें दिखाया था कि ब्रिटिशों की टेरिटरी क्या है। आपने देखा ये निजाम है, अभी निजाम का राज्य यहीं तक फैला हुआ है। अब नीचे हमने देखा ये कर्नाटक हो गया। पहले क्या होता था, पहले दोनों एक ही हुआ करता था, बाद में निजाम स्वतंत्र, बाद में निजाम से कर्नाटक स्वतंत्र हो गया था। जैसे निजाम पहले दिल्ली के अधीन हुआ करता था, वह स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार से यह भी स्वतंत्र हो गया। तो वर्तमान समय में जिस कालखंड की हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमें जो दिखाई दे रहा है वह दो राज्य दिखाई दे रहा है, एक हैदराबाद दिखाई दे रहा है और एक कर्नाटक राज्य दिखाई दे रहा है। इन दोनों राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, या उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ, और इस उत्तराधिकार संघर्ष में कौन भाग लेता है? इस उत्तराधिकार के संघर्ष में पहले फ्रांसीसी कंपनी ने हस्तक्षेप किया। अब फिर किसने किया? फिर ब्रिटिश कंपनी ने हस्तक्षेप किया, ब्रिटिश कंपनी ने। फलतः क्या होता है कि फलतः दोनों कंपनी युद्ध में उलझ गई, जिसे क्या कहा गया? जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया है, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया है। एडवांस लेवल पर हम सीधे सीधे पढ़ लेते हैं कर्नाटक युद्ध क्या है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को नहीं समझते हैं, इसलिए बहुत सारी बातें स्पष्ट नहीं हो पाती है। इन दोनों राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में पहले फ्रांसीसी कंपनी ने हस्तक्षेप किया, फिर ब्रिटिश कंपनी ने। फलतः दोनों कंपनी युद्ध में उलझ गई, जिसे कर्नाटका युद्ध कहते हैं। और एडवांस लेवल पर भी पढ़ेंगे तो आपको केवल यह सुनाई देगा कि कर्नाटक युद्ध हुआ है। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, हुआ है 3 कर्नाटक युद्ध। या कह सकते हैं, ऐसे मैं शब्द बदल दूं, ऐसे बदल सकते हैं, यह कर्नाटक युद्ध 3 चरणों में चला। कर्नाटक युद्ध 3 चरणों में चला। ठीक है, 3 चरण में 3 बार में कर्नाटक का युद्ध होता है और इसका परिणाम घातक हो जाता है। ठीक है, अच्छा समझ गया ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। मैं एक्सफोर्ड एटलस बहुत बढ़िया है, उसको ले सकते हैं। एक्सफोर्ड एटलस बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, एटलस जरूर देखिएगा। देखिए एटलस देखने में क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा विषय से विषयांतर होता हूँ। एटलस जब देखते हैं ना, एटलस बहुत खूबसूरती से बनाया गया है। आप देखेंगे पहले वर्ल्ड का मैप दिया गया है। वर्ल्ड के मैप को ध्यान से देखिए,
न्यूज़ तो आप सुनते होंगे, अब गांव से भी बाहर निकल के थोड़ा बहुत न्यूज़ आपने सुना होगा कि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, रूस, यूक्रेन, बहुत सारे देश, पाकिस्तान, नहीं कोई मिला तो पाकिस्तान और चाइना की चर्चा तो हम सुनते ही रहते हैं। जरा मैप पर देखेंगे कि पाकिस्तान और चाइना कहाँ है, तो वर्ल्ड मैप में तो पाकिस्तान और चाइना हमें बहुत अच्छे से नहीं मिलेगा। फिर उसके लिए क्या करेंगे, एक चैप्टर बनाया गया है एशिया का मैप। तो एशिया का मैप खोलेंगे, उसमें देखेंगे कि भारत और उसके अड़ोसी पड़ोसी देश कौन है, उसमें चाइना भी दिख जाएगा, फिर आपको पाकिस्तान भी दिख जाएगा, और भारत के जितने भी देश हैं पड़ोसी सब दिख जाएगा, अफगानिस्तान है, ईरान है, जितने भी एशियन कंट्रीज हैं सब एक साथ दिख जाएंगे, तब आपको समझ में आने लगेगा। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको केवल चैप्टर में राजनीतिक विस्तार ही नहीं देखना होता है, देखना होता है नदी कहाँ है, तो प्राकृतिक मैप अलग होगा, उसमें पहाड़ दिखाए गए हैं, नदी दिखाए गए हैं, मैदान दिखाए गए। आर्थिक मैप भी होगा, कहाँ पर लोहा मिलता है, कहाँ पर कोयला मिलता है, कहाँ पर क्या, कहाँ पर क्या, इसका भी मैप अलग दिया हुआ है। इसलिए एटलस दिखने के लिए कहा जाता है कि एक ही मैप में सब कुछ। वैसे जहां आप पढ़ते हैं, जैसे हम लोग बालक थे आपके उम्र में, तो क्या करते थे, सामने एक मैप खरीद के लाते थे, मेला जब जाते थे घूमने के लिए, एक मैप बड़ा सा खरीद के लाते थे, वर्ल्ड मैप, और किसी ने गिफ्ट कर दिया तो समझो कि मतलब मन खुश हो जाता था। फिर उसको क्या करते थे, अपने घर के सामने जो दीवार, जो स्टडी टेबल है उसके सामने उसको चिपका देते थे। ये बात अलग है कि देखते बहुत कम थे, क्योंकि कोई बताने वाला ही नहीं था उसमें देखें कैसे। लेकिन हाँ, स्टूडेंट के चारों दीवारों पर मैप जरूर चिपका हुआ होता था, ताकि लोग कहे कि ये बहुत भारी भरकम बच्चा पढ़ने वाला है। लेकिन नहीं भी पढ़ेंगे तब भी मैप पर नजर रहेगा, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या देखा, इन दोनों राज्यों में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। इस उत्तराधिकार के संघर्ष में पहले फ्रांसीसी कंपनी ने हस्तक्षेप किया, फिर ब्रिटिश कंपनी ने। फलतः दोनों कंपनी युद्ध में उलझ गई, जिसे कर्नाटक का युद्ध किया गया कहा गया है। और यह कर्नाटक युद्ध 3 चरणों में चला है। यह कर्नाटक युद्ध क्या चला है, 3 चरणों में चला है। जरा हम देखें इन 3 चरणों में, 3 चरणों की अगर बात की जाए तो वह कैसे होगा जरा देख लेंगे। तो यहां हम क्या देखते हैं कि जैसे कर्नाटक, राजनीतिक स्थिति को देखेंगे, यहां पर देखेंगे पहला राज्य होगा, मान के चलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब कौन है, नवाब है अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन, अनवरुद्दीन को हम अनवरुद्दीन लिख देते हैं, अनवरुद्दीन। यहां का नवाब कौन है, अनवरुद्दीन है, यानी अनवरुद्दीन कहते हैं इसको। ठीक है, यहां कहते हैं, यहां षड्यंत्र किसके द्वारा किया जाता है, तो षड्यंत्र जो किया जाता है वह किया जाता है, इनका ही दामाद था या रिलेटिव ही था, वह किसके द्वारा किया जाता है, एक था चांदा साहिब के द्वारा, नाम है ये सब। षड्यंत्र किसके द्वारा किया गया, चंदा साहिब के द्वारा। देखिए अब एक नवाब है, नवाब है तो है, नवाब के बाद जो सत्ता मिलनी है नवाब के बेटे को मिलनी है, लेकिन इनके ही एक रिलेटिव थे, उन्होंने कहा कि भाई मुझे सत्ता मिलनी चाहिए, और उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया अनवरुद्दीन साहब के खिलाफ। और यहां कंपनी गिद्ध दृष्टि लेकर के बैठी, ऐसे षड्यंत्रों को भांप रही है। तो यहां जैसे ही षड्यंत्र प्रारंभ होता है चांदा साहिब के द्वारा, वैसे ही यहां पर फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है। सहयोग किसको दिया जाता है, सहयोग मिलता है फ्रांसीसी कंपनी से। फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले द्वारा चांदा साहिब को सहयोग किया गया, साहिब को सहयोग देने का वचन दिया गया, कहा गया कि ठीक है आप बनिए, वचन दिया गया, कहा कि ठीक है मैं आपको बना देता हूं। अब बनाना नहीं चाहिए, अनवरुद्दीन को होना चाहिए, वो तो गवर्नर वहां का नवाब है। लेकिन यहां तो कंपनी अपने हित को साधेगी। क्यों साधेगी, क्योंकि उसके सस्ता व्यापारिक माल चाहिए, ज्यादा व्यापारिक माल चाहिए, अधिकारपूर्ण व्यापारिक माल चाहिए, ताकि हम निर्यात करें तो माल सस्ता हमें मिल पाए। इसलिए वो हस्तक्षेप करना चाहेगी ना। इसलिए सोचा कंपनी ने, भाई ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तिक्रम लगाते हैं और यहां पर बेवजह किसी प्रतिद्वंदी को हमने सपोर्ट कर दिया जो अनैतिक है। मतलब आप किसी के विवाद में खुद को अगर उलझाते हैं तो ये इससे बड़ा अनैतिक कुछ हो नहीं सकता। लेकिन कंपनी को तो अपना फायदा देखना था, और नैतिक क्या अनैतिक क्या,
इसलिए उसने चंदा साहिब को यहां पर सपोर्ट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि दूसरा जो राज्य है आपका वह है आपका हैदराबाद। आशा करता हूं कि हैदराबाद कर्नाटक आप समझ पा रहे होंगे। दूसरा राज्य है आपका हैदराबाद। हैदराबाद का निजाम का राज्य है, निजाम का राज्य है। हैदराबाद राज्य है जो निजाम का राज्य है। यहां पर देखेंगे नवाब जो हो जाता है, जैसे आसफ जाह जो थे उनकी यहां पर मृत्यु हो जाती है, और यहां पर इसे लिख सकते हैं आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। किनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ? किसके बीच में हुआ? दो पक्ष थे सत्ता के। जैसे पहला देखेंगे, जो वास्तविक होना चाहिए यानी वैध उत्तराधिकारी होना चाहिए, वह कौन होना चाहिए? वैध उत्तराधिकारी जो होना चाहिए, यहां पर दो जंग साहब। हैदराबाद में हम देखें यहां पर दो हो जाएंगे। यहां पर हम क्या देखते हैं कि वास्तविक उत्तराधिकारी किसको होना चाहिए? नासिर जंग को होना चाहिए, नासिर जंग। अवैध उत्तराधिकारी कौन होगा? अवैध उत्तराधिकारी जो होगा वह कौन होगा? मुजफ्फर जंग हो जाएगा, मुजफ्फर जंग। और फ्रांसीसी कंपनी ने किसको सहारा दे दिया? फ्रांसीसी कंपनी ने मुजफ्फर जंग को, जो अवैध था, मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने का या सुल्तान बनाने के लिए सहयोग का वादा कर दिया। तभी तो इसे बेनिफिट मिलेगा, तभी तो इसको बेनिफिट मिलेगा ना। जब यह अवैध को बनाएगा तो अवैध जो उत्तराधिकारी होगा वह क्या करेगा? इसकी जायज नाजायज सभी मांगों को मानेगा। कर्नाटक हम देखते हैं नवाब है, अनवरुद्दीन तो है, लेकिन उसका एक प्रतिद्वंदी है चंदा साहिब, वह षड्यंत्र करता है। सहयोग कौन देता है? फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर डुप्ले द्वारा चंदा साहिब को सहयोग देने का वचन दिया गया। हैदराबाद में निजाम का राज्य है। नवाब कौन है? आसफ जाह की मृत्यु के पश्चात सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हुआ। दो पक्ष थे। वैध उत्तराधिकारी जो होता वो नासिर जंग होता, जो आसफ जाह है उसका पुत्र है, लेकिन अवैध उत्तराधिकारी मुजफ्फर जंग है जिनका पौत्र है। और फ्रांसीसी कंपनी ने मुजफ्फर जंग को सुल्तान या नवाब कर दीजिए, चूंकि वहां नवाब बनाया है, यहां पर भी नवाब बना देते, बनाने के लिए सहयोग का वादा किया। यानी दोनों जगह फ्रांसीसी कंपनी ने क्या कर दिया? अवैध उत्तराधिकारी को यहां पर सहयोग देने का वचन दे दिया। अब कंपनी तो बड़ा प्रभावी है, कंपनी के पास ताकत है, और सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो देसी रियासत है उसके युद्ध की प्रणाली बहुत पिछड़ी हुई है। वो अभी भी तोपों से युद्ध कर रहा है, जबकि कंपनी के पास बंदूक है। अभी भी ये लोग तीर चला करके, हाथियों पर चढ़ करके हमला कर रहे हैं, जबकि कंपनी अब दे दनादन बंदूक चला रही है और सामने जो भी आए उसको भून डालती है। तो यही कारण है कि चाहे 50,000 की सेना भी क्यों ना हो, उसको 1,000 बंदूकधारी उसको मार डालता है। ये युद्धक प्रणाली अभी यूरोपियों के पास है, भारतीयों ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है। यही देखिएगा कि जैसे ही यहां पर सफलता दिख जाती है कि यूरोपीय पद्धति पर गठित सेना प्रभावी है, तो हर शासक, जो भी जागरूक शासक था, चाहे टीपू सुल्तान, चाहे महाराजा रंजीत सिंह, सब ने अपने शासन को, अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर संगठित करने की कोशिश की। हालांकि वो सफलता नहीं मिली। तो यहां पर इन्हें पता था, फ्रांसीसी कंपनी को, कि बड़ी सेना से हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे आसानी से हराया जा सकता है। और यही परिणाम रहा, इसी सोच का परिणाम रहा कि जो अवैध उत्तराधिकारी है उसके पक्ष में फ्रांसीसी कंपनी विजयी रहती है। फ्रांसीसी कंपनी ने मुजफ्फर जंग को नवाब बनाने के लिए सहयोग देने का वादा कर दिया। परिणाम क्या होता है? परिणाम हो जाएगा, यहां पर परिणाम होगा
एक यहाँ पर अंबूर का युद्ध हो जाता है, अंबूर का युद्ध हो जाता है, और वह होता है आपका 1749 का, 1749 का अंबूर का युद्ध हो जाता है, का युद्ध हो जाता है। इसमें इसमें हम क्या देखते हैं, अनवरुद्दीन पराजित हुआ, अनवरुद्दीन पराजित हुआ, पराजित हुआ तथा तथा मारा गया, मारा गया। गवर्नर डुप्ले के सहयोग से, डुप्ले के सहयोग से, सहयोग से चांदा साहिब नवाब बन गए। चांदा साहिब कहाँ के नवाब बन जाते, चांदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए, कर्नाटक के नवाब बन गए। अब यहां पर बताए कि अगर ये भैया चांदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन जाते हैं तो क्या ये डुप्ले को कुछ देंगे या नहीं देंगे। डुप्ले ने क्या फ्री ऑफ कॉस्ट चैरिटी के लिए इसका सहयोग किया था, पैसा तो है नहीं। डुप्ले ने अगर सहयोग किया था एक अवैध व्यक्ति को शासक बनाने में, इसलिए किया था कि जब यह शासक बनेगा तो डुप्ले को या फ्रांसीसी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, इसका बेनिफिट दिया जाएगा इस शासक के द्वारा जो पहला शासक देने से मना कर रहा था। अब तो यहां पर बना दिया गया, चांदा साहिब को यहां क्या कर दिया गया, बना दिया गया। और हमने क्या देखा कि यहां पर दिक्कत क्या हो गई, मुजफ्फरजंग कौन था, व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है, अलग अलग जगह पर लिखाया गया है, एक बार पढ़ लेंगे। अलग अलग जगह पर उसको लिखाया गया, हैदराबाद और कर्नाटक के संदर्भ में लिखाया गया है, और इतने स्पष्ट तरीके से लिखाया गया है, चाहे बच्चा भी कोई होगा समझ लेगा, आप भी समझ लेंगे, एक बार उसको देख लीजिए। ठीक है, हमने क्या देखा कि यहां पर चंदा साहिब यहां पर बन जाता है, और बदले में क्या मिला, बदले में फ्रांसीसी कंपनी को क्या मिला, फ्रांसीसी कंपनी को पांडिचेरी, पांडिचेरी के आसपास के 80 गांव प्राप्त हो गए, पांडिचेरी के आसपास के 80 गांव प्राप्त हो गए, ग्राम प्राप्त हो गए, 80 गांव यहां पर प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी को पांडिचेरी के आसपास के 80 गांव प्राप्त हुए। दिक्कत यहां पर एक हुई, दिक्कत यहां केवल एक हुई कि अनवरुद्दीन का बेटा, अनवरुद्दीन का पुत्र जो था वह भाग करके कहां चला गया। अनवरुद्दीन मारा जाता है अंबूर के युद्ध में, लेकिन दिक्कत यहां पर केवल एक ही होता है कि अनवरुद्दीन का बेटा जो था वो भाग करके ब्रिटिशों के संरक्षण में चला गया। अनवरुद्दीन का पुत्र भागकर ब्रिटिशों के संरक्षण में कहां चला गया, संरक्षण में त्रिचनापल्ली चला गया, त्रिचनापल्ली चला गया। अभी तक कहीं ब्रिटिश नहीं थे, अभी तक कहीं ब्रिटिश तो था नहीं सिनेरियो में, अभी तो केवल फ्रांसीसी अपना खेल कर रहा था। लेकिन ये अच्छा होता कि उसके बेटे को भी मार दिया जाता, तब तो कोई झंझट नहीं खड़ा होता। लेकिन इतिहास को तो हम नहीं लिख सकते हैं, इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जो कि हो जाती है, उसको फिर हम बदल नहीं सकते। बहुत अच्छी रणनीति बनाई, और इसमें हम क्या देखते हैं, अनवरुद्दीन जो था कर्नाटक का नवाब था, उसको मार डाला गया और चांदा साहिब को बना दिया गया नवाब, जिसने एक अच्छी खासी सुविधा दे दी। लेकिन दिक्कत एक ही हुई कि इसका बेटा भाग करके ब्रिटिशों के पास त्रिचनापल्ली चला गया कि सर मुझे बचा लीजिए। अब यहां पर ब्रिटिश कंपनी भी इन्वॉल्व हो जाएगी, पहले तो केवल फ्रांसीसी था और ब्रिटिश कंपनी इन्वॉल्व नहीं भी होती, लेकिन चांदा साहिब ने, और फ्रांसीसी कंपनी का तो दुश्मन है ही ब्रिटिश कंपनी, तो ब्रिटिश कंपनी को कुचलने का यही मौका फ्रांसीसी कंपनी ने देखा और चांदा साहिब को कहा कि मैं आपको हेल्प करता हूं, जाकर के त्रिचनापल्ली को भी घेर लो, वहां पर मार भी देना और ब्रिटिश कंपनी को भी भगा देना। फ्रांसीसी ने तो बड़ा अच्छा सोचा कि बड़ा सही रहेगा, इसी बहाने मतलब अनवरुद्दीन के बेटे के बहाने
अंग्रेजों को भी भगा देंगे यहाँ से, और यहाँ हेल्प करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन इतिहास में हमेशा वैसी घटना घटित नहीं होती है जैसा कि हम सोचते हैं। दिक्कत यहाँ केवल एक हुई, अनवरुद्दीन का पुत्र भागकर ब्रिटिशों के संरक्षण में चला गया। और अब हम क्या देखते हैं, अवैध का मतलब होता है जो वैध नहीं हो उसको अवैध कहते हैं, इलीगल कहते हैं उसको, हिंदी में उसको इलीगल कहा जाता है। फिर हम क्या देखते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही यहां पर चला गया और इसे हराने के लिए फ्रांसीसियों के सहयोग से, फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से चांदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया। चांदा साहिब ने तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया, तिरुचिरापल्ली को घेर लिया। अब ये ब्रिटिश क्षेत्र है, ऐसे नहीं घेरा जा सकता है, लेकिन इसने घेर लिया। ये दुर्भाग्य है, इसको ब्रिटिशों से अभी नहीं उलझना चाहिए था। अरे भाग गया तो भाग गया, छोड़ देता। लेकिन मन बढ़ा हुआ है, लगा कि अब यहां हरा दिया है तो वहां पे हरा देंगे, और फ्रांसीसी कंपनी पोक भी कर रही है, चलो हरा देते हैं। क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी को लग रहा था इसी बहाने थोड़ा ब्रिटेन को भी हरा दे, यानी ब्रिटिश कंपनी को भी हरा दे, तो दो दो हाथ हो ही जाए फिर। यानी मैं तो पृष्ठभूमि में रहूंगा और चंदा साहिब को थोड़ा हेल्प कर दूंगा, तो इसकी वजह से वो उसका प्रतिद्वंदी भी मारा जाएगा और ब्रिटिश कंपनी भी भाग जाएगी यहाँ से, फिर मजा ही मजा है। लेकिन दिक्कत अलग हो जाती है। ये था कहानी इसकी कर्नाटक वाले की। अब दूसरा देखते हैं, हैदराबाद की समस्या क्या होता है। हैदराबाद में हस्तक्षेप, हैदराबाद में हस्तक्षेप कैसे होता है, जरा इसको देख लेते हैं। यहां हम क्या देखते हैं, हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध हो रहा था। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के युद्ध में हो रहा था। फिर देखते हैं, हम क्या देखते हैं, फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से, फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से मुजफ्फर जंग शासक बना, मुजफ्फर जंग शासक बना, क्योंकि इस कंपनी ने यहां पर शासक बना। डुप्ले ने हैदराबाद की रणनीतिक महत्ता को देखते हुए वहां पर क्या कर दिया, वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ सैन्य अधिकारी बुसी को नियुक्त कर दिया। मैं आगे लिख देता हूं क्योंकि आगे थोड़ा अस्पष्ट हो जाएगा कि हैदराबाद में हस्तक्षेप होता है। फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से मुजफ्फर जंग शासक बना। डुप्ले ने हैदराबाद की रणनीतिक महत्ता को देखते हुए वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ सैन्य अधिकारी, जो हैदराबाद मतलब फ्रांसीसी कंपनी का सर्वश्रेष्ठ सैन्य अधिकारी था, उसको वहां पर नियुक्त कर दिया। फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से मुजफ्फर जंग शासक बना। डुप्ले ने हैदराबाद की रणनीतिक महत्ता को देखते हुए वहां पर अपना सर्वश्रेष्ठ सैन्य अधिकारी बुसी को नियुक्त कर दिया। बुसी को अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया ताकि यहां पर कोई हमला ना, अस्थायी रूप से नियुक्त किया। और बदले में फ्रांसीसी कंपनी को क्या मिला, नियुक्त किया तो फ्रांसीसी कंपनी को क्या मिला, फ्रांसीसी कंपनी तो फायदा देखेगी ना। फ्रांसीसी कंपनी को क्या मिला, यहां पर नए शासक के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी को ठीक ठाक बेनिफिट दिया जाएगा। क्या क्या दिया गया, हमने क्या देखा, यहां पर हम क्या देखते हैं कि डुप्ले को या जैसे देखते हैं मसूलीपट्टनम का क्षेत्र मिला, जहां पर पहले ब्रिटिश कंपनी भी स्थापित थी, वहां का क्षेत्र इसे मिल गया। डुप्ले को व्यक्तिगत पुरस्कार मिला।
लेकिन दिक्कत क्या हो जाती है कि जैसे ही जो शासक मुजफ्फर जंग है जिसको शासक बनाया था, दुर्भाग्य इसका ये रहा कि कुछ दिनों के बाद दुर्घटना में उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब देखो, संसार यही है, जिस चीज के लिए हम हाय हाय करते हैं वो हमारे हाथ से कब निकल जाएगी कहना मुश्किल है। कौन कब चला जाएगा कहना मुश्किल है। धरती पर किसी को अपनी मृत्यु के बारे में पता नहीं है। अभी मुजफ्फर जंग ने इतना तिक्रम लड़ाया और लड़ करके वह बना शासक, उसको पता ही नहीं था कि 2 वर्ष के अंदर हम मरने भी वाले हैं। और एक दुर्घटनावश मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो जाती है। अब तो बड़ा मुश्किल है कि डुप्ले ने जिसके साथ समझौता किया था वही नहीं है, लेकिन डुप्ले ने तत्काल तुरंत प्रभाव से एक सलावत जंग था उसको उत्तराधिकारी बनाया। आगे हम क्या देखते हैं, आगे जल्द ही मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई। मुजफ्फर जंग की मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई तो डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने सलावत जंग को शासक बना दिया। वो शासक बना दिया जिसने डुप्ले को शासक बना दिया, जिसने क्या किया, जिसने डुप्ले को अन्य अनेक सुविधाएं दी। डुप्ले को अन्य अनेक सुविधाएं दी। कैसी दी, उदाहरण ले लेंगे किस प्रकार की सुविधा यहां पर दी जाती है। सलावत जंग को शासक बना दिया जिसने डुप्ले को अन्य बहुत सारी सुविधाएं यहां पर दे दी जाती है। जैसे हमने क्या देखा कि फ्रांसीसी कंपनी को आंध्र प्रदेश का वह क्षेत्र मिला, वह उपजाऊ क्षेत्र मिला जिसे क्या कहा जाता है, मिला जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता, उत्तरी सरकार कहा जाता, जिसे उत्तरी सरकार कहा जाता था। अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तरी सरकार कहां है, आप ये मत समझिए गवर्नमेंट की बात हो रही है। सरकार का मतलब यहां गवर्नमेंट नहीं, नॉर्थ सरकार एक क्षेत्र का नाम है। नॉर्थ सरकार एक क्षेत्र का नाम है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, एक समृद्ध क्षेत्र है। और यह समृद्ध क्षेत्र कर्नाटक के नवाब जो नए थे सलावत जंग साहब, उसने फ्रांसीसी कंपनी को समर्पित कर दिया, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी ने उसे अपना नवाब बनाने में मदद की थी। अब ये कहां पर है उत्तरी सरकार का डिस्ट्रिक्ट, उत्तरी सरकार का डिस्ट्रिक्ट अगर देखें इस मैप में तो आपको ये वाला क्षेत्र दिखाई देगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है नॉर्थ सरकार, ये वाला क्षेत्र आप देखेंगे, ये वाला जो क्षेत्र है यह क्या है, ये वाला क्षेत्र लिखा हुआ है यहां पर नॉर्थ सरकार लिखा है ना, यहां मैं लिख देता हूं। इसी को हम कहते हैं उत्तरी सरकार का क्षेत्र, उत्तरी सरकार का क्षेत्र ये कहलाएगा। मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये मार्क क्या है, फ्रांसीसी कंपनी को क्या मिल गया, ये वाला क्षेत्र मिल गया। ये एरिया जो है आपका उड़ीसा से लगा हुआ बड़ा ही उपजाऊ क्षेत्र था, व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। फ्रांसीसी कंपनी को तो भैया बड़ा मौज आ रहा है कि चलो यहाँ तो मतलब बैठे बिठाए अच्छा खासा हमें सामान मिल रहा है, बहुत प्रभाव हमारा विस्तारित हो रहा है। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ओडिशा नहीं होगा, एपी और ओडिशा के बीच में होगा, ठीक है। आसफ जाह के 2 पुत्र थे। ब्रिटिश के बच्चे क्या वहां से पढ़ते, इंग्लिश बोलता, वहां का बच्चा क्या बोलता है नहीं समझ में आया भाई, ऐसे मत किया करो चैट, मैंने पहले भी कहा है बच्चा क्या बोलते हो, क्लास से जुड़ी हुई बातें पूछो ना, फिर बाद में हम लोग बात कर सकते हैं, बाद में आप मुझसे बात करना चाहें बात करिए, उसमें ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यहाँ तो क्लास की बातें हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बोरिंग लगता है ना, जानते हो कि यहाँ पर इतना बोरिंग लगता है पढ़ाने में, ये इतना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है। सच कहूँ तो मुझे तो बड़ा बोर लगता है, मतलब मुझे लगता है कि मतलब शायद बच्चा समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए बहुत सारे टीचर तो हिम्मत ही नहीं करते हैं कि यहाँ पर डिटेल्स में लेके चले जाएं। और आप लोगों की स्थिति ऐसी है कि मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चला जाऊँगा तो आपको मज़ा ही मज़ा आएगा, कम पढ़ाऊँगा तो आपको और मज़ा आएगा, लगेगा अरे बहुत कम पढ़ना है। एक आध बच्चे ने फ़ोन भी किया था सर इतना कहाँ पढ़ना होता है जितना आप पढ़ा रहे। लेकिन चूँकि मैं दुर्घटना को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि एग्ज़ाम कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए मुझे रहा नहीं जाता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर समझा दूंगा
तो शायद ये डेवलपमेंट आप बेहतर तरीके से समझ करके और दूसरे जगह भी उसको समझ पाए। जैसे ये आप समझ लेते हैं कि यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष में कैसे हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो जब बंगाल को पढ़ेंगे, वहाँ पर मीर जाफर वगैरह को पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा ये तो होता ही था, ये तो होना ही था। ऐसे ही आपको लगेगा कि ये सामान्य सी घटना है। समस्या यहाँ पर अधिक है, थोड़ा सा इसको पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, दिमाग पर जोर डालिए। दिमाग का जिसको हम यूज नहीं करते हैं ना, तो उसको हम करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से ज्योग्राफी को मिला करके पढ़ते हैं। उत्तरी सरकार में क्या शामिल था? उत्तरी सरकार में कुछ क्षेत्र शामिल थे। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तरी सरकार में बहुत सारे क्षेत्र, 4 क्षेत्र शामिल थे। उत्तरी सरकार में 4 क्षेत्र शामिल थे। 4 क्षेत्र शामिल थे। पहला जो हो जाएगा, जैसे हम देखते हैं चिराकाल का क्षेत्र है, चिराकाल का क्षेत्र हो जाएगा, चिराकाल हो जाएगा, राजमुंदरी हो जाएगा, या चिकाकोल कहते हैं, सॉरी, चिकाकोल, राजमुंदरी। इसलिए मैं लिखा रहा हूं ये वाला पार्ट, क्योंकि हो सकता है कि यहां पर डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब बनता है तो मैंने देखा है कि एनसीईआरटी से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। एनसीईआरटी इतना बढ़िया क्वेश्चन बनाता है, कभी कभी एनसीईआरटी से इतना बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि कहीं से आप मिलेगा ही नहीं। मुस्तफा नगर होगा, एल्लोर हो जाएगा, मुस्तफा नगर हो जाएगा और हो जाएगा एल्लोर। ये सारे क्षेत्र हैं। आपको अगर पूछ देगा कि उत्तरी सरकार में कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो फिर आपके लिए मुश्किलें हो जाएंगी। और पूछेगा कौन? हो सकता है मैं ही पूछ दूं। यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि जब मैं टेस्ट लेने वाला हूं ना, टेस्ट आपसे लूंगा और वहां पर फिर कहना मैंने पढ़ा ही नहीं था, फिर मैं पिटाई करूंगा कि अच्छा पढ़ा क्यों नहीं था, जबकि मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, अगर आप लोग एनसीईआरटी वाले बैच के बच्चे हो, अगर जाते होगे सुबह की क्लास में, जो ट्यूसडे को मैं टेस्ट लेता हूं, अगर वहां आप जाते होगे तो अब मैं यकीन करता हूं कि ये क्वेश्चन मैं बना करके पूछ देता हूं। एडवांस लेवल के जो बच्चे कहते हैं कि मैंने पढ़ लिया है, उनको मैं ये क्वेश्चन बना के पूछ देता हूं, और देखना कितने बच्चे जवाब दे पाते हैं। अगर मैं पोल लगाऊं तो मुश्किल से 20-25% बच्चे, वो भी अंदाजन जवाब देंगे। क्लियरिटी वहां नहीं होती है, इसलिए एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही शानदार हो जाता है, जो कि छोटी छोटी बातों को भी स्पष्ट करता हुआ चलता है। हमने क्या देखा? उत्तरी सरकार का डिस्ट्रिक्ट यहां पर इसको मिल जाता है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है, बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है। अब क्या करें? हाँ, यूपीएससी में पूछा गया है कि यूपीएससी में पूछा गया है तो पूछा ही गया होगा। अब देखिए, ये सारे क्षेत्र हैं, क्वेश्चन यहां से बनेगा और मैं पूछ भी दूंगा, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर फ्रांसीसियों को जो प्राप्त करना था वह तो प्राप्त कर लिया उसने। अब तो फ्रांसीसी कंपनी की मौज है, लेकिन उसके बगल की जो कंपनी है, ब्रिटिश कंपनी, क्या वो चुपचाप बैठी होगी? क्या वह सोच नहीं रही होगी कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि फ्रांसीसी कंपनी तो दक्षिण में प्रभावी बन गई है। अब यहां पर देखेंगे ब्रिटिश प्रतिक्रिया। ब्रिटिश प्रतिक्रिया कैसे होती है, क्या करता है? उसी से कर्नाटक युद्ध होता है। क्या हो जाएगा? ब्रिटिश प्रतिक्रिया। अभी तक हमको लग रहा था कि यहां पर ब्रिटिश कंपनी है ही नहीं, लेकिन ब्रिटिश कंपनी तो है, और वह भी अब प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। और यह प्रतिक्रिया कैसे देगा? क्योंकि उसका एक क्षेत्र तो घिरा हुआ है, जिसको तिरुचनापल्ली में भाग करके गया था ना, उसका अनवरुद्दीन का बेटा भाग करके वहां छुपा हुआ था। अब वहां पर चंदा साहिब ने घेरा भी डाला हुआ है, तो ब्रिटेन का गला फंसा हुआ है कि अब करें तो करें क्या। इसी बीच में एक बेहतर रणनीतिकार के रूप में एक बालक सा बच्चा था, बालक था बल्कि कहा जाए, बहुत छोटा सा बालक, क्लर्क के पोस्ट पर था, जिसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। सबके मायने होते, सबके विचार अलग अलग होते, कोई कम उम्र में ही बहुत मैच्योर हो जाता है, और बहुत सारे लोग अधिक उम्र में भी बहुत कम मैच्योर होते, बचपना उम्र में भी, बड़े उम्र में भी बचपना रह जाता है। अब क्लाइव एक बहुत छोटे से पोस्ट पर है, एक तरह से क्लर्क का जॉब कर रहा है, जो उसको करने में मजा भी नहीं आ रहा है। वो नहीं मानता है कि मैं क्लर्क जॉब के लिए बना हूं, उसको ऐसा कार्य करने में मजा नहीं आ रहा है। इसी बीच में जब तिरुचनापल्ली में वो काम कर रहा था, जो रणनीतिक बैठक हुई कि अब क्या किया जाए भाई, ये तो सब लोगों ने घेर लिया है, या तो भाग जाए वहां से, या फिर रिटेलिएट करे, यानी मुकाबला करे। तो इसी बीच में क्लाइव ने एक बहुत बढ़िया सजेशन दे दिया, और वही सजेशन
ब्रिटिश कंपनी के लिए वरदान हो गया। और यही सजेशन, जीवन में एक आइडिया बढ़िया देने से ही आदमी कैसे आगे बढ़ जाता है, वो आप क्लाइव से सीख सकते हैं। क्लाइव को अभी कोई नहीं जान रहा है, लेकिन एक सजेशन उसका इतना हिट कर गया कि बाद में वो भारत का गवर्नर भी बन जाता है, यानी पूरे ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर बन जाता है भारत के, खास करके बंगाल वाले क्षेत्र पर। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश प्रक्रिया कैसे होती है। हमने क्या देखा, इसी समय हम क्या देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी ने पराजित राजाओं का, ब्रिटिश कंपनी ने पराजित राजाओं का साथ देने का निश्चय किया, राजाओं का साथ देने का निश्चय किया। इसी क्रम में हम क्या देखते हैं, इसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव नामक एक क्लर्क, इसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव नामक कंपनी के एक क्लर्क ने सुझाव दिया कि यदि कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया जाए, तो चंदा साहिब क्या होगा, चांदा साहिब को अपनी राजधानी बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ जाएगा। राजधानी बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ेगा। अब देखिए, इसने बहुत बेहतर रणनीति बनाई। अगर आप लाइन को समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं इसकी व्याख्या करता हूं। ब्रिटिश कंपनी पराजित राजाओं का साथ देने का, ब्रिटिश कंपनी ने कर दीजिएगा, ने पराजित राजाओं का साथ देने का निश्चय किया। इसी क्रम में रॉबर्ट क्लाइव नामक कंपनी के क्लर्क ने सुझाव दिया कि यदि कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया जाए तो चांदा साहिब को अपनी राजधानी बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ेगा। अब क्या हुआ था, अभी राजधानी छोड़ करके चंदा साहिब कहां चले गए थे, त्रिचनापल्ली को घेरने चले गए थे। राजधानी ऐसे ही है। क्लाइव ने कहा कि ऐसा करते हैं कि उसकी राजधानी को ही घेर लेते हैं, वो यहां है, हम लोग जाके उसकी राजधानी को जीत लेंगे, झंझट खत्म। और यह रणनीति बड़ी सटीक बैठी, क्योंकि कोई अपनी राज्य की राजधानी को तो नहीं खोना चाहेगा। जैसे ही क्लाइव की सेना आगे बढ़ती है, चंदा साहिब को पता चला कर ये तो मेरे राजधानी को घेरने जा रहा है। चंदा साहिब ने फटाफट त्रिचनापल्ली को छोड़ा और लौट गया अपनी राजधानी की तरफ। लेकिन रास्ते में ही एक युद्ध हो जाता है जिसमें चंदा साहिब मारे जाते हैं। यहां पर फ्रांसीसी कंपनी उसे बचा नहीं पाती है। अब पासा पलटते देर नहीं लगेगी। यहां पर क्या देखा कि राजधानी अर्काट को घेर लिया जाए तो चांदा साहिब को अपनी राजधानी बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ेगा। और यही हुआ भी। यही क्या होता है, यही हुआ भी। और हाँ, ब्रिटिश कंपनी अपने एनसीईआरटी बैच में बहुत सारी टेस्ट होगी। मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में एनसीईआरटी का ही मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट नहीं होना है, सब्जेक्टिव भी तो होना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है 10 टेस्ट एटलीस्ट आपका बन जाएगा। इसमें क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव टाइप का, और 10 टेस्ट ही बन जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। समय समय पर मैं लेता रहूँगा। सैटरडे चूँकि अब 2 घंटे की क्लास हो रही है, चिंता की बात नहीं है। आज लेकिन 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, कल भी 1.5 घंटे की क्लास लेंगे। क्यों? क्योंकि कल शाम को कल नहीं, कल तो बंद रहता है। मंडे को भी 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि मंडे को एक 6 बजे सेशन होता है आपका मुख्य परीक्षा वाला। उसके लिए थोड़ा पहले ही क्लास को छोड़ना पड़ेगा। तो अब तो यहाँ पर हम 2 घंटे के लिए रहे, तो सैटरडे को टेस्ट भी ले लेंगे, तो कोई आपत्ति नहीं होगी। सैटरडे को हम टेस्ट ले सकते हैं, अब अपने पास समय पर्याप्त रहेगा। ठीक है, यहाँ पर दबाव कम हो सके। और हमने क्या देखा, यहाँ पर यह रणनीति कारगर होती, यह रणनीति
रणनीति सफल रही। फ्रांसीसी कंपनी के साथ के बावजूद चंदा साहिब क्या होता है, चंदा साहिब पराजित हुए तथा कर्नाटक पर फ्रांसीसी प्रभाव के स्थान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। जो पहले कर्नाटक में फ्रांस मजबूत था, फ्रांसीसी कंपनी मजबूत थी, अब वहां पर ब्रिटिश शासक हो जाता है। ब्रिटिश कंपनी यहां पर मौजूद हो जाता है। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी भी ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हो गया। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी भी पराजित होती है। पराजित हुई। आगे हम क्या देखते हैं, आगे ब्रिटेन तथा फ्रांस में एक समझौता होता है। ब्रिटेन तथा फ्रांस में एक समझौता हुआ जिसकी शर्तों के अनुसार डुप्ले को वापस बुला लिया गया। वापस फ्रांस बुला लिया गया और उसके स्थान पर काउंट डी लाली को गवर्नर बना लिया गया तथा उसके स्थान पर काउंट डी लाली को गवर्नर बनाया गया। काउंट डी लाली को गवर्नर बना दिया गया। देखा हमने, क्या देखा, क्लाइव बेहद सफल रहा। रॉबर्ट क्लाइव बेहद सफल रहता है। यह रणनीति सफल रही जो क्लाइव ने कहा। क्या कहा था कि एक क्लर्क के सुझाव दिया, क्लाइव जैसे क्लर्क ने, कि यदि कर्नाटक की राजधानी अर्काट को घेर लिया जाए तो चंदा साहिब को अपनी राजधानी बचाने के लिए त्रिचनापल्ली का घेरा उठाना पड़ेगा। यह रणनीति बेहद सफल रही। फ्रांसीसी कंपनी के साथ के बावजूद चंदा साहिब पराजित हुए तथा कर्नाटक पर फ्रांसीसी प्रभाव के स्थान पर ब्रिटिश प्रभाव स्थापित हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी कंपनी भी पराजित होती है। आगे ब्रिटिश तथा फ्रांस में समझौता हो गया। ब्रिटेन तथा फ्रांस में समझौता हुआ जिनकी शर्तों के अनुसार डुप्ले को वापस बुलाया गया फ्रांस, उन्हें दंडित भी किया गया और उनके स्थान पर काउंट डी लाली को गवर्नर बनाया गया। लेकिन परिणाम क्या रहा? परिणाम रहा कि कर्नाटक हमारे हाथ से निकल चला गया। कर्नाटक हमारे हाथ से निकल गया। डुप्ले ने बहुत अच्छी रणनीति बनाई थी, लेकिन सरकार वहां की भ्रष्ट है। जब वहां पर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, वहां भी युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में जब समाप्त होता है, ये युद्ध समाप्त हुआ, समझौता हुआ, उसमें कहा कि भाई देखो सब कुछ तो ठीक है, डुप्ले को बुलाओ वहां पर से, वही वो झगड़ा कर रहा है वहां पर, वही उत्पात मचा रहा है। अब फ्रांसीसी कंपनी, फ्रांस सरकार के पास कोई चारा नहीं था। उसने भी माना कि डुप्ले की वजह से फ्रांसीसी कंपनी को लाभ कम हुआ है और घाटा ज़्यादा हुआ है, बेकार में युद्ध में उलझ गई है, जिसमें बहुत सारे संसाधनों का लॉस हुआ है। तो डुप्ले एक बेहतर रणनीतिकार था, उसको बीच में ही बुला लिया जाता है। यह भी फ्रांसीसी कंपनी के पराजय का एक कारण रहा। अब नया गवर्नर आता है काउंट डी लाली, यहां पर इनको स्थापित कर दिया गया। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम क्या देखते हैं, इसके बाद भी तनाव, इसके बाद भी फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनी में तनाव बरकरार रहा। ब्रिटिश कंपनी में तनाव बरकरार रहा। ब्रिटिश कंपनी में तनाव बरकरार रहा। आगे 1756 ईस्वी में ब्रिटेन तथा फ्रांस
तथा फ्रांस यूरोप में जब युद्ध में उलझ गए, यूरोप में जब युद्ध में उलझ गए तो इन दोनों देशों की कंपनियां भारत में भी युद्धरत हो गई। इन दोनों देशों की कंपनियां भारत में भी युद्धरत हो गई, भारत में भी युद्धरत हो गई, जिसका या इस या इन युद्धों का अंतिम परिणाम फ्रांस के लिए घातक ही रहा। इन युद्धों का अंतिम परिणाम क्या रहता है? अंतिम परिणाम यह हुआ कि फ्रांस अंतिम रूप से पराजित हुआ। अंतिम परिणाम रहा कि फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से पराजित होती है, पूरी तरह से पराजित होती है। 1763 के पेरिस संधि के माध्यम से 1763 के पेरिस संधि के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की सभी बस्तियां, फ्रांसीसी कंपनी को इस शर्त पर वापस कर दी गई कि वह फिर से युद्ध नहीं करेगा। वापस कर दी गई कि वह क्या करेगा? वह अपनी सेना नहीं बनाएगा, केवल व्यापार ही करेगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं? फ्रांसीसी शक्ति का यहां से अंत हो जाता है। इसके बाद भी फ्रांसीसी तथा ब्रिटिश कंपनी के मध्य तनाव बरकरार रहा। आगे 1756 में जब ब्रिटेन तथा फ्रांस यूरोप में, दो बार हो गया ना, ब्रिटेन तथा फ्रांस यूरोप में जब युद्ध में उलझ गए तो इन दोनों देशों की कंपनियां भारत में भी युद्धरत हो गई। इन युद्धों का अंतिम परिणाम रहा कि फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से पराजित हुई। 1763 के पेरिस संधि के द्वारा फ्रांसीसी कंपनी की सभी बस्तियां फ्रांसीसी कंपनी को इस शर्त पर वापस कर दी गई, वह अपनी सेना नहीं बनाएगा, केवल व्यापार करेगा। कब होता है? 1760 में होता है वांडीवास की लड़ाई। वांडीवास की लड़ाई होता है, जिसमें इसी लड़ाई में फ्रांसीसी कंपनी अंतिम रूप से पराजित हुई थी। इसी में हम क्या देखते हैं? अंतिम रूप से पराजित हुई थी। 1760 में एक युद्ध होता है, वांडीवास की लड़ाई, जिसमें अंतिम रूप से फ्रांसीसी कंपनी पराजित हो जाती है। इस तरह से यह भाग जो हमारा है कर्नाटक युद्ध वाला, यह समाप्त होता है। यहां से कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, जो मीटिंग हुई थी बिल्कुल हुई थी। ये सब प्रश्न यहां पूछने का है ही नहीं। बात हो गई। यहां पर कोई प्रश्न होगा तो एक बार पूछ लेंगे, लेकिन प्रश्न वही होगा वही पूछेंगे जो कि क्लास से जुड़ी हुई है। जो मैंने लिखाया है उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हो तो आप उसको जान सकते हैं। जो जुड़ा हुआ प्रश्न है उसको पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रश्न पूछने मत लगना, उससे क्या होगा, फिर दिक्कत आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप समझ करके सारी बातें चले और सब कुछ समझते हुए आगे बढ़े। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं? अब अंग्रेज क्या थे? अब अंग्रेज या अंग्रेजों के समक्ष किसी भी यूरोपीय देश की चुनौती नहीं थी, यूरोपीय कंपनी की चुनौती नहीं थी, नहीं बची थी, तथा वह अब भारत विजय के लिए प्रस्तुत था। अब भारत
विजय के लिए प्रस्तुत था। भारत विजय के लिए वह अब रेडी था। किसी भी की चुनौती अब यहां पर नहीं बची है, तो यह क्या होगा, भारत विजय के लिए यह आगे हो जाता है। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है? मंजू, अंशु यादव, चलिए जल्दी बताएंगे सभी बच्चे, फटाफट बताएंगे, और कोई डाउट है तो एक बार पूछ लेंगे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़। देखो होता क्या है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं मान के चलता हूँ कि समझना और समझाना भी मुश्किल है, और खास करके एनसीईआरटी में जो भाषा लिखी गई है उसके हिसाब से तो समझाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैंने सबको हटा दिया और अपनी भाषा में इसको आपके सामने रख दिया। फैक्ट्स उतने ही रहे, फैक्ट्स में कटौती नहीं किया, जो सार है, इसीलिए एनसीईआरटी सार बैच की महत्ता है। यहाँ पर हम संपूर्ण देते हैं, देख रहे हो, अगर आपने कॉपी को आप देखे हो तो लगेगा कि दूसरा एनसीईआरटी आपके सामने रखा हुआ है सरल तरीके से। इसको आप बहुत बढ़िया कॉपी बना के रखना, आपको ही काम नहीं देगा, आपके बच्चों को भी काम देगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए इससे बेहतर क्लास इतिहास का मुझे लगता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना समय हम नहीं देते हैं। इतने समय में सारा कोर्स कब का खत्म हो चुका होता, कितना भी पेड बैच पढ़ाएंगे तो भी। यहाँ सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग एकदम नए बच्चे हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आपकी हेल्प कर देंगे तो आगे चल करके दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए हम लोग भी मेहनत करते हैं ताकि आपको कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तो हमारा हो गया। अब दक्षिण भारत में हमने देख लिया कि दक्षिण भारत की जो कहानी है, यहां पर एक चीज और देखना होगा, लेकिन यहां पर हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हमारा चैप्टर उस हिसाब से आगे बढ़ा नहीं है, या छोटा मोटा हमने शायद हैदर अली वगैरह को देख लिया है। अब जरा दक्षिण भारत के राज्य को देखेंगे तो एक तो आपका ये राज्य हो गया जो निजाम का राज्य है, जिसको हैदराबाद राज्य कहते हैं। ये आप कर्नाटक का क्षेत्र देखते हैं। ये आप देखेंगे मैसूर का क्षेत्र है। मैसूर के क्षेत्र में हम टीपू सुल्तान को देखते हैं। ये वाला जो एरिया है आपका मैसूर का क्षेत्र है, जिसमें आप टीपू सुल्तान को देखते हैं। पहले यहां पर विजयनगर हुआ करता था, अब टीपू सुल्तान है। एक छोटा सा नीचे आपको राज्य बताया गया था, त्रावणकोर का राज्य, जहां राम वर्मा और रवि वर्मा जैसे शासकों की चर्चा की गई थी। ये त्रावणकोर का राज्य केरल में, ये वर्तमान में केरल का क्षेत्र है, यहां पर है। और जो इसके बाद का क्षेत्र ऊपर में जहां भी आप देखेंगे, सारा क्षेत्र आपका मराठों का हो जाएगा। यानी पूरे भारत में अभी कौन दौड़ रहा है, किसका घोड़ा दौड़ रहा है, तो मराठों का घोड़ा दौड़ रहा है। ये मैप है उस समय का। जैसे अभी वो मैप आपने देखा, हो सकता है थोड़ा सा अस्पष्ट लगता हो, यह मैप आप देखिए। ये निजाम का राज्य है, ये कर्नाटक राज्य है, ये मैसूर का राज्य है, ये त्रावणकोर का राज्य है, ये गोवा राज्य है, गुजरात है, और पूरे क्षेत्र में आप देखिए मराठों का राज्य है। इसके ऊपर मराठों को भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कहां देखना होगा, उससे पहले ये वाला एरिया देखना होगा, बंगाल, बिहार, ओडिशा। ओडिशा भी इसमें आ जाएगा। ये पूरा एरिया हम देख लेंगे। ये आपका अवध का राज्य है, अवध जो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, ये भी स्वतंत्र है। सिंध स्वतंत्र है, मुल्तान है, लाहौर स्वतंत्र है, लेकिन बाकी सभी राज्य मराठों के अंदर है। और यहां पर देखेंगे कि दिल्ली भी अंदर है, दिल्ली पर भी अधिकार है। दिल्ली पर हालांकि उनके अपने बादशाह नहीं, लेकिन दिल्ली तक का क्षेत्र इनके अधीन आ चुका है। तो ये सारे राज्य हमें पढ़ने होंगे इस चैप्टर के साथ। ठीक है बच्चे, हाँ बढ़िया से पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे से हम यहां समझ लेंगे ना। आप ये समझना कि यहां जो मैं बता रहा हूं आपको, ये चुनौती यहां खत्म नहीं हो जाती है। जाना तो हमें एडवांस पर पड़ेगा, लेकिन समझ विकसित होगी तभी आप क्वेश्चन बना पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। आगे भी आपको दिक्कत होगी। जो बच्चे, आज भी मैं जूम मीटिंग में बात कर रहा था, तो लगभग सभी बच्चों की एक ही समस्या है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। मतलब दिन में सारी बातें याद रह जाती है, केवल पढ़ाई वाली बातें याद नहीं रहती, इसलिए कि पढ़ाई में हम समझ नहीं पाते, हमारी समझ नहीं बन पाती। ये नहीं कहता हूं कि आप समझना नहीं चाहते, आप तो खूब प्रयास करते हैं। आप समझ इसलिए नहीं बना पाते हैं कि समझ बनाने में जो हेल्प होनी चाहिए टीचर की, हो सकता है वह सभी विषय में नहीं मिल पाता हो, या पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको समझ बनाने में थोड़ी कठिनाई हो जाएगी। ठीक है, ये यहां पर है। और नेक्स्ट जो इसका भाग हो जाएगा वह हो जाएगा बंगाल में ब्रिटिश प्रसार। बंगाल में ब्रिटिश प्रसार, बंगाल का मतलब क्या होगा, मैंने शायद 100 बार बोला होगा, मैंने 100 बार आपको बताया होगा कि बंगाल का मतलब क्या होता है,
बंगाल का मतलब केवल भारत का बंगाल नहीं होगा, बंगाल का मतलब होगा वर्तमान में जो बांग्लादेश है वह भी इसके साथ शामिल होगा। उस समय अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल का मतलब वहां पर बिहार भी होगा। बिहार का मतलब केवल बिहार नहीं होगा बल्कि वहां पर झारखंड भी शामिल होगा। विभाजन तो बाद में हुआ है, तो पूरा बिहार जिसमें दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार, जिसको अभी दक्षिणी बिहार को हम झारखंड कहते हैं, उत्तरी बिहार बिहार नाम से जाना जाता है, ओडिशा होगा, बंगाल होगा, ये पूरा का पूरा टेरिटरी जैसा कि मैप में आपने देखा सब बंगाल का ही पार्ट होगा। और ये पार्ट आपका जो आधुनिक काल में देखें 1739 से अस्थायी रहता है। 1739 से यह चलता रहा। 1739 से तीनों पार्ट एक ही रहा जब तक कि हम बिहार को अलग होते हुए नहीं देखते हैं। 1911 के आसपास, 1912 में बिहार फिर अलग होता है, तो वहां तक एक ही पार्ट बन करके स्थापित रूप से स्थापित रहा था। ठीक है, अब देखते हैं बंगाल में हम क्या देखते हैं कि बंगाल पर ब्रिटिश प्रभाव, बंगाल पर ब्रिटिश प्रभाव हम क्या देखते हैं कि बंगाल पर ब्रिटिश प्रभाव तब बढ़ने लग गया था। बंगाल पर ब्रिटिश प्रभाव कब बढ़ने लग गया? ब्रिटिश प्रभाव 1717 के पश्चात ही बढ़ने लग गया था, पश्चात ही बढ़ने लग गया था, जबकि फर्रुखसियर के द्वारा बढ़ने लग गया था, जबकि फर्रुखसियर के द्वारा, फर्रुखसियर का नाम आपने सुना है क्या? क्या ये पूछना जरूरी हमें इसलिए बन जाता है कि आप भूल भी जाते हैं ना। फर्रुखसियर कौन था? कहाँ का शासक था? शासक था, मंत्री था, संतरी था, व्यापारी था, क्या था? फर्रुखसियर कौन है? मुझे लगता है आपको पता ही होगा, मैं बीच बीच में खाली चेक कर लेता हूँ कुछ याद वाद है कि नहीं। मुझे लगता है पूरी तरह से आपको याद होगा, सभी बच्चों को याद होगा। तो हमने क्या देखा? 1717 के पश्चात ही बढ़ने लग गया था, जबकि फर्रुखसियर के द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा ओडिशा में या बंगाल क्षेत्र में एक मुश्त भुगतान के बदले व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। एक मुश्त भुगतान के बदले व्यापार करने का अधिकार मिल गया था। कब? 1717 में। इसी अधिकार पत्र को जो फर्रुखसियर ने दिया था उसको हमने लिखा था यह कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा के समान है। यह कंपनी के लिए क्या है? एक मैग्ना कार्टा के समान है। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं क्या? हाँ, मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह, औरंगजेब के बाद मुगल का शासक है, मुगल शासक। ठीक है, आप लोगों ने सही कहा। बंगाल का नवाब नहीं है शिवम। देख रहे हो, एक आध बच्चे पकड़ में आ ही गए ना। शिवम गंगवार यहां पर बंगाल का नवाब नहीं होगा ना। हमने क्या देखा? एक तरह से यहां पर अधिकार मिल गया था। लेकिन आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे। थोड़ा मुझे कल एक मेजर क्लास लेनी है, बड़ी क्लास लेनी है, 5 आवर्स की लेनी है। तो कल कल्चर वाला क्लास में एक लेने वाला हूँ। कल्चर का ओवरव्यू आपको यहीं मिल जाएगा। वैसे तो प्रयास किया जाएगा कि एक ही क्लास में सब कुछ समाप्त किया जाए, PDF के माध्यम से लिख करके। नहीं होता है तो एटलीस्ट आप ओवरव्यू तो समझ जाएंगे। कल 5 घंटे की क्लास हम लेंगे शाम के 4 बजे से। तो थोड़ा उसका कुछ मैटर वगैरह तैयार करते हैं, PPT तैयार करते हैं, ताकि मैक्सिमम बातों को कहने का मौका मिल जाए। आप जानते हैं कि मैं अधूरा तो बिल्कुल नहीं कराता। मैं चाहूँगा कि जितना भी कराऊँ वह संपूर्णता में कराऊँ, ताकि आपको वह क्लास भी कर लेते हैं तो उस चैप्टर से आपको कोई कठिनाई नहीं हो, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। तो कल शाम को क्लास आपकी 4 बजे से ये नहीं रहेगी, YouTube पर क्लास में लेने वाला हूँ। जुड़ना चाहें तो बेशक जुड़ सकते हैं, नहीं तो मौज करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा दायित्व है तो एक बार मैं क्लास को वह लूँगा ही लूँगा। हर टीचर आ रहे हैं उसमें देखता हूँ कि करंट अफेयर्स वगैरह को भी जहाँ तक जुड़ सकता है सबको मैं जोड़ता चला जाऊँ। तो कोई दिक्कत होगी मुझे आप मैसेज कर देंगे। तो आज के लिए फिर क्या करेंगे,
आज के लिए एंड करेंगे क्लास को, ठीक है। हाँ, सन 2000 में हुए थे, ये सब आपको याद आ जाएगा अपने आप, करंट के साथ जुड़ते चले जाएंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।